हेलो इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे। जैसा कि आपने वीडियो का टाइटल देखा होगा, इस वीडियो में हम एक हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक को एनालाइज करने वाले हैं जो कि है कोल इंडिया। लेकिन कोल इंडिया पे बात करने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि है हाउ टू वैल्यू सिक्लिकल स्टॉक्स। दरअसल मैं काफ़ी सारे क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ये देखता हूँ कि काफ़ी क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में सिक्लिकल स्टॉक्स होते हैं। एंड द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज कि काफ़ी क्लाइंट्स को पता ही नहीं होता कि आखिर सिक्लिकल स्टॉक्स होते क्या हैं। एंड होता ये है कि उन्होंने सिक्लिकल स्टॉक्स में पीक, जब वो अपने एकदम टॉप पे होता है तब एंट्री ली होती है, और जब ये स्टॉक्स अपने पीक से 40 to 50% तक डाउन आ जाते हैं तब एक क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें अब क्या करना चाहिए। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि सिक्लिकल स्टॉक्स को आखिर वैल्यू कैसे करते हैं। तो कोल इंडिया में भी एक सिक्लिकलिटी का एलिमेंट है। तो उसको डिस्कस करने से पहले हम सिक्लिकल स्टॉक्स को समझते हैं कि आखिर सिक्लिकल स्टॉक्स होते क्या हैं। तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूं, उससे पहले मैं आपको टेक्निकल डेफिनेशन बता देता हूं। सिक्लिकल स्टॉक्स वो स्टॉक होते हैं जो इकोनॉमिक साइकिल से बहुत ज़्यादा क्लोजली डिपेंडेंट होते हैं कि जब आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छा करेगी तो ये स्टॉक बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, और जब आपकी इकोनॉमी में थोड़ा सा भी स्लो डाउन या थोड़ा सा भी पॉज आ जाता है तो ये स्टॉक बहुत ही बुरा परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बैंकिंग स्पेस की बात करूं, तो बैंकिंग स्पेस में आपको मेजरली दो तरह के बैंक दिखते होंगे। एक साइड पे आपको दिखता होगा फॉर एग्जाम्पल आपका HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, आपका एक्सिस बैंक है, कोटक बैंक है, जो कि प्रॉपर कमर्शियल बैंक्स हैं। इवन आप SBI को भी ले सकते हैं यहाँ पे। दूसरी साइड आपको बैंक्स दिखते होंगे, फॉर एग्जांपल आपके जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, उज्जीवन हो गया, इक्विटास हो गया, IDFC फर्स्ट बैंक हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, बंधन बैंक हो गया। इनमें आखिर डिफरेंस क्या है? कभी आप अगर इन बैंक्स की अगर आप लोन प्रोफाइल देखोगे तो ये मेजरली 10 या फिर 12% के रेट पे ये लोन देते हैं, लेकिन इनकी जो लोन बुक होती है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड होती है, यानी कि कोई एसेट के पीछे बैक्ड होती है। ज़्यादा रिस्की लोगों को ये लोन नहीं देते हैं, लो रिस्क प्रोफाइल होती है इनके बोरोवर्स की। दूसरी तरफ कभी आप अगर इनकी लोन बुक देखोगे तो ये मेजरली 15 से 18%, इवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में तो 25 से 30% के रेट पे भी आगे लोन देते हैं। और इनकी जो बोरोवर की प्रोफाइल होती है वो काफ़ी ज़्यादा अनसिक्योर्ड होती है, या फिर हाई रिस्क की लोगों को ये लोग लोन देते हैं जिनका क्रेडिट स्कोर बहुत कम होता है। तो जब आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, क्रेडिट की डिमांड है, लोन की डिमांड है, तब ये वाले बैंक्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बिकॉज ये अच्छे रेट पे दे रहे हैं और शुरू शुरू में लोग पैसे वापस भी करते हैं। फिर जब एक इकोनॉमी में एक स्लो डाउन आता है, थोड़ा सा कोई भी प्रॉब्लम आती है, तब आप नोटिस करोगे कि ये बैंक हो सकता है साइडवेज में चले जाएं, थोड़ा सा करेक्ट करें, लेकिन इतना नहीं करेक्ट करते कंपेयर टू दीज बैंक्स। बिकॉज जब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है तो ये अनसिक्योर्ड और हाई रिस्क सबसे पहले यहाँ पे डिफॉल्ट होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे सिक्योर्ड रहता है तो यहाँ पे डिफॉल्ट के चांसेस कम होते हैं। तो ये वाला स्पेस जो है आपका सिक्लिकल स्पेस हो जाता है, बिकॉज ये इकोनॉमी की साइकिल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है कंपेयर टू दिस स्पेस। एक और एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। कमोडिटीज़ का जो बिजनेस होता है, फॉर एग्जांपल आपका स्टील हो गया, कॉटन हो गया, सीड हो गया, शुगर हो गया, ये भी काफ़ी ज़्यादा सिक्लिकल होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टील का एग्जांपल लें, मान लीजिए एक स्टील प्लांट है, आपकी इकोनॉमी में आपकी इकोनॉमी अच्छा कर रही है, स्टील की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है तो स्टील के प्राइसेस अच्छी, मतलब प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो कंपनी की अर्निंग्स भी काफ़ी अच्छी रेट से ग्रो कर रही है। अब ये सब जब हो रहा है मार्केट में तो स्टील कंपनी के जो स्टॉक के प्राइसेस हैं वो भी अच्छे रेट से बढ़ेंगे। अब होगा क्या, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में डिमांड बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है, तो स्टील कंपनीज अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ भी बढ़ाएंगी, आपकी डिमांड इंक्रीज सॉरी आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएंगी, सप्लाई को इंक्रीज करेंगी स्टील कंपनीज। होगा क्या, एक टाइम पे जो ये प्रोडक्शन और सप्लाई है ये डिमांड से भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो होगा क्या, जब आपकी सप्लाई डिमांड से ज़्यादा हो जाएगी तो एक ओवर सप्लाई की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी आपकी इकोनॉमी में। क्योंकि अब आपकी सप्लाई ज़्यादा हो गई है डिमांड से,
तो उसको मैच करने के लिए आप अपनी प्रोडक्शन को रोकोगे, कम करोगे, आपको प्राइसेस कम करने पड़ेंगे और इससे इम्पैक्ट ये होगा कि आपकी सेल्स कम होगी, आपकी अर्निंग्स कम होगी। और जब ऐसा होगा तो आपके स्टॉक प्राइसेस भी नीचे आएंगे। फिर एक टाइम पे ये होगा जब आप अपनी सप्लाई को कम करोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी सप्लाई डिमांड से भी कम हो जाएगी। तो फिर डिमांड से जब आपकी सप्लाई कम हो जाएगी तो उसको मैच करने के लिए फिर आप सप्लाई बढ़ाओगे। जब डिमांड कम हो, जब आपकी सप्लाई कम होगी, डिमांड बढ़ेगी, फिर से आपके प्राइसेस बढ़ेंगे। तो ये एक साइकिल कंटिन्यू रहेगी। तो इसीलिए इसे हम कहते हैं सिक्लिकलिटी का जो एलिमेंट है। अब ये जो सिक्लिकलिटी का आपने एलिमेंट तो समझ लिया। अब हम सिक्लिकल स्टॉक्स को वैल्यू कैसे करते हैं, उसको हम प्रेफर करते हैं पीबी रेशो से वैल्यू करना। अब ये पीबी रेशो क्या होती है उसको भी समझ लेते हैं। पीबी रेशो को कहते हैं हम प्राइस टू बुक रेशो, यानी कि करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। करंट मार्केट प्राइस तो आप सब समझते होंगे, जो भी आपके स्टॉक का रेट चल रहा है उसे करंट मार्केट प्राइस कहते हैं। बुक वैल्यू क्या होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। बुक वैल्यू को हम एक तरह से नेट एसेट्स कह सकते हैं, या फिर हम इसे नेट वर्थ भी कह सकते हैं ऑफ अ कंपनी। अब अगर मैं कोल इंडिया का एग्जांपल लूं, इस केस में नेट एसेट्स या नेट वर्थ क्या होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आज के टाइम पे कोल इंडिया के पास जो भी एसेट्स हैं, जो भी इनके पास माइंस हैं, जो भी इनके पास प्लांट है, जो कि इनके पास मशीनरी है, जो भी इनके पास इन्वेस्टमेंट है, वो सारी अगर ये बेच दें और उसमें से जो भी पैसा है उससे ये अपनी लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दें, यानी कि अपने लोन्स रीपे कर दें, उसके बाद जो भी पैसा बचेगा उसे हम कहेंगे नेट एसेट्स या फिर बुक वैल्यू, यानी कि टोटल आज के टाइम पे बिजनेस की वैल्यू क्या है। तो प्राइस टू बुक के रेशो के बेसिस पे हम वैल्यू कैसे करते हैं, उस पे आने से पहले एक बार हम कोल इंडिया का अभी प्राइस टू बुक रेशो कैलकुलेट करते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 380, बुक वैल्यू है 156 रुपीज पर शेयर। तो अगर हम 380 को 156 से डिवाइड कर दें तो आपका आ जाएगा 380 डिवाइडेड बाय 156 2.43। तो हम ये कह सकते हैं कि कोल इंडिया की अभी प्राइस टू बुक रेशो चल रही है 2.43, यानी कि मार्केट कोल इंडिया की बुक वैल्यू को 2.43 का मल्टीपल दे रहा है। अगेन फिर से रिपीट करता हूं, अभी मार्केट कोल इंडिया की बुक वैल्यू को 2.43 का मल्टीपल दे रहा है। अब इसको समझना कैसे है उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। सिक्लिकल स्टॉक्स में हम प्राइस टू बुक रेशो क्यों प्रेफर करते हैं, उसका मेन रीजन है, जैसा कि मैंने आपको बताया, बुक वैल्यू एक तरह से आपकी नेट एसेट्स होती है। तो जब भी हमारी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको स्टील सेक्टर का एग्जांपल दिया, तो जो आपकी स्टील सेक्टर की कंपनी है वो अपने नेट एसेट्स को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर लेती है अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए। तो एक अच्छे पीरियड में आपकी जो बुक वैल्यू है वो इफेक्टिवली यूटिलाइज हो रही है। तो मार्केट क्या करता है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी बुक वैल्यू 100 है तो उसको एक अच्छा मल्टीपल देता है, 2 का मल्टीपल देता है, फिर धीरे धीरे अगर इकोनॉमी और अच्छा करती है तो 3 का मल्टीपल देता है, फिर 4 का मल्टीपल देता है। तो एक साइकिल के अप फेस में आपकी बुक वैल्यू में, क्योंकि आप अपने नेट एसेट्स को अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हो, तो मार्केट भी आपको एक अच्छी वैल्यूएशन देता है। कॉन्ट्रेरी जब आपका एक डाउन साइड आता है तो जो आप क्योंकि डाउन साइड में फॉर एग्जांपल अगेन अगर मैं स्टील कंपनी की बात करूं तो आपके जो भी नेट एसेट्स हैं आप उसको इफेक्टिवली नहीं यूटिलाइज कर पाते, बिकॉज इतनी इकोनॉमी में डिमांड नहीं है, आपकी इतनी प्रोडक्शन नहीं है। एक अच्छी अप साइकिल में फॉर एग्जांपल आपने प्लांट बनाया है, आप उसे प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हो, 100% कैपेसिटी पे कर रहे हो, तो मार्केट भी आपको अच्छा वैल्यूएशन कर रहा है। वहीं एक डाउन साइकिल में आप अपने नेट एसेट्स को पूरी तरह से नहीं यूटिलाइज करते तो आपके ये जो मार्केट मल्टीपल देता है बुक वैल्यू का, वो भी धीरे 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 करके नीचे आता जाता है। तो सिक्लिकल केस में जब भी प्राइस टू बुक अपने यूजुअल जो कि पास्ट, अभी मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा, लेकिन एक सिंपल कंसेप्ट है कि जब भी सिक्लिकल स्टॉक्स में प्राइस टू बुक रेशो जब नीचे आ जाए अपने हिस्टोरिकल डेटा के कंपैरिजन में, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है उस स्टॉक में इन्वेस्ट करने की। सिमिलरली अगर हम, जैसे मैंने आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक भी बताया था, उसके केस में भी अगर जैसे बुक वैल्यू हम ले लें, तो जैसे फॉर एग्जांपल बैंक के केस में बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए होती है क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर एक बैंक की बुक वैल्यू है 100, दूसरे बैंक की है 200,
और जनरली मान लो अगर बैंक 5 टाइम लेवरेज लेता है, यानी कि 100 रुपए अपना लगाता है और 5 गुना दूसरों का लगाता है, तो ये बैंक 500 रुपए का और लोन लेके, मतलब डिपॉजिट्स लेके आगे लोन दे सकता है, और ये बैंक 1000 रुपए का लेके दे सकता है। तो मानिए कि ये ज्यादा तेजी से अपने अर्निंग्स को इंक्रीज कर सकता है। तो जो भी अप साइकिल में जो भी बैंक अपनी बुक वैल्यू को अच्छे से ग्रो करेगा, मार्केट उसे ज्यादा मल्टीपल देता है। एंड जब डाउन साइकिल आती है तो मार्केट इन्हीं बैंक्स की बुक वैल्यू को बहुत ही लो मल्टीपल देता है, बिकॉज एक ये होता है कि शायद से पैसे वापस आएंगे नहीं और ये बुक वैल्यू डिग्रेड होगी। इसीलिए अगेन अगर मैं पूरा ये समराइज करूं तो पीबी रेशो, प्राइस टू बुक रेशो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक है आपका सिक्लिकल स्टॉक्स में वैल्यू करने के लिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको स्क्रीनर पे ले जाऊं कोल इंडिया के लिए। एक सेकेंड, मैं एक बार खोल लेता हूं स्क्रीनर पे ये कोल इंडिया का। अगर मैं अभी देखूं प्राइस टू बुक रेशो, तो हिस्टोरिकली अभी आप देखोगे तो 2.4 के आसपास आ रहा है, और जब जब ये 2 इसके आसपास आया तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी है कोल इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। हालांकि सिर्फ प्राइस टू बुक रेशो नहीं, और चीजें भी देखनी चाहिए, बट जब आप प्राइस टू बुक वैल्यू को समझ जाओगे सिक्लिकल स्टॉक्स के केस में, तो आपका 50-60 आई गेस 70% काम यहीं पे ही हो गया है। अब ये तो था कोल इंडिया का एग्जांपल। आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। अब अगर आप सच में इन्वेस्टिंग को लेके सीरियस हैं, जैसे मैंने अभी स्क्रीनर को यूज करके आपको प्राइस टू बुक रेशो दिखाया कोल इंडिया का, आप एक बार ये आपको होमवर्क रहेगा, आप टाटा स्टील को जाके स्टडी करो, इसकी सिर्फ प्राइस टू बुक रेशो को देखो। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी प्राइस टू बुक रेशो को देखो। शुगर सेक्टर के स्टॉक्स को देखो, आईओसीएल को देखो, बीपीसीएल को देखो, इवन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को देखो। इन सब के प्राइस टू बुक, बहुत सारे सिक्लिकल स्टॉक्स को आप स्टडी करो। सिर्फ प्राइस टू बुक की रेशो पे भी अगर आप समझ जाओगे कि कैसे इन्होंने बिहेव किया इन सिक्लिकल स्टॉक्स ने, आपका 70 to 80% कॉन्सेप्ट वहीं पे क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कोल इंडिया पे आगे बढ़ने से पहले एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। तो एक पराग पारिक जो एएमसी है, पराग पारिक फंड मैनेजमेंट, तो उन्होंने कोल इंडिया में एक काफी अच्छा स्टेक ले रखा है। आप काफी टाइम से नोटिस करोगे तो जो पराग पारिक का, जिनका जो फेमस पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, ईएलएसएस है, वो कोल इंडिया में काफी टाइम से इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उनसे एक पूछा भी गया था, अभी रिसेंट ही मीटिंग हुई है, आई गेस हार्डली 1 महीना हुआ होगा, कि आप कोल इंडिया में क्यों, आपका क्या स्टेक है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझाया जो कि आई गेस आप सबको पता होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम आखिर किसी स्टॉक में पैसे कैसे बनाते हैं। 2 तरीके हैं पैसे बनाने के, या तो वो स्टॉक आपको डिविडेंड दे, डिविडेंड यील्ड, या उसमें पीई एक्सपेंशन हो। पीई एक्सपेंशन क्या होता है ये भी आपको मैं बताता हूं, या फिर अर्निंग्स मल्टीपल एक्सपेंशन क्या होता है ये मैं भी आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले डिविडेंड यील्ड देखते हैं। कोल इंडिया का अगर हम अभी देखें तो 381 का जो प्राइस है उसके ऊपर 6.7% का एक डिविडेंड यील्ड मिल रहा है, जो कि लगभग एफडी के बराबर है। अगर मेरे को 6.7% का डिविडेंड यील्ड मिल जाता है, और अगर प्राइस भी 5-6% भी अगर एप्रिशिएट हो जाता है, तो मेरा 12%, जो कि एक लार्ज कैप्स के हिसाब से बहुत ही ठीक है, एक डिसेंट रिटर्न बन सकता है। बट क्वेश्चन है 6.7% तो चलो डिविडेंड यील्ड इस प्राइस पे आ जाएगा, पर ये जो 5-6% एप्रिसिएशन है प्राइस का, उसके आने के लिए आपके जो पीई रेशियो है, यानी कि जो भी जो 6.84 है, इसका एक्सपैंड होना बहुत जरूरी है। मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल आप काफी बार कुछ कमेंटेटर्स को या एनालिस्ट को बोलते हुए भी सुनोगे, या कभी कभी आप भी सोचते होगे कि एक स्टॉक है, मान लो उसकी अर्निंग्स है 1 साल में 100, और मान लो फिर वो हो गई डबल 200 3-4 साल में, बट आप देखोगे उसका प्राइस डबल नहीं हुआ। आपको काफी लोग बोलते हैं कि इसकी अर्निंग्स तो डबल हो गई हैं तो प्राइस भी डबल हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मान लो जब अर्निंग्स थी 100 और उसका पीई रेशो था 50, तो उस टाइम पे इसका प्राइस था 5000। अब हुआ क्या, आपकी अर्निंग्स तो डबल हो गई, लेकिन आपका पीई एक्सपैंड नहीं हुआ। 50 से ये मान लो आपका हो गया, गिर के आ गया 25 पे आ गया 5000। तो आपकी अर्निंग्स तो डबल हुई, लेकिन आपका पीई रेशो नहीं बढ़ा उस हिसाब से, तो आपका प्राइस वहीं पे है। आप काफी सारे स्टॉक्स देखोगे, आप डी मार्ट को उठा के देख लो, आप हैप्पीएस्ट माइंड्स को उठा के देख लो, आप सबके, आप
आप जब भी एनालाइज करोगे आप ये जरूर देखोगे कि यार इनकी अर्निंग्स तो बढ़ रही है, लेकिन प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा? प्राइस इसलिए नहीं बढ़ रहा बिकॉज उनका अर्निंग मल्टीपल पीई नहीं बढ़ रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा? बिकॉज जब आपने उसमें इन्वेस्ट किया उस टाइम पे वो बहुत ही ज्यादा हाई पीई रेशो पे था। आप अगर एवेन्यू सुपरमार्ट जो कि एक टाइम पे 300 के पीई पे ट्रेड कर रहा था, आप तब उस पे इन्वेस्ट करोगे तो आप पीई एक्सपेंशन के लिए स्कोप ही नहीं छोड़ोगे। पीई एक्सपेंशन मतलब कि उस स्टॉक का पीई बढ़ना चाहिए, और एक कॉन्सेप्ट होता है पीई कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि उस स्टॉक का पीई गिर जाता है कभी कभी। तो आप जब भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो आपको पीई एक्सपेंशन, यानी कि अभी मैं इस पे और डिटेल में बात करूंगा कोल इंडिया के कंसेप्ट के बेसिस पे, बट आप जब भी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें एकदम हाई पीई पे आप इन्वेस्ट करोगे, आप ये देखोगे कि अर्निंग्स तो बढ़ रही है लेकिन आपका स्टॉक नहीं बढ़ रहा, क्योंकि आपके स्टॉक में अब पीई एक्सपेंशन का स्कोप नहीं है। अब कोल इंडिया अगर आप देखोगे तो 6.84 एकदम अपने लो, ऑलमोस्ट हिस्टोरिकली लो वैल्यूएशंस पे है। तो जब वो ऑटोमेटिकली अपनी लो वैल्यूएशन पे है तो यहाँ पे पीई एक्सपेंशन का स्कोप बढ़ जाता है। तो जो पराग पारिक फंड की मीटिंग हुई थी उनमें उन्होंने यही एक्सप्लेन किया था कि एक तो डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा मिल रहा है और यहाँ पे पीई एक्सपेंशन का स्कोप है। अब पीई एक्सपेंशन का स्कोप, पीई क्यों एक्सपैंड करता है? पीई एक्सपैंड करता है कि अगर किसी कंपनी के ग्रोथ टारगेट में ग्रोथ एस्टिमेट्स रिवाइज हो जाए, फॉर एग्जांपल, इस पे भी मैं अभी आऊंगा कि ये क्या है। इस पे चलो जब हम कोल इंडिया को डिस्कस करेंगे तो हम बेटर तरीके से बात कर पाएंगे। अब हम कोल इंडिया पे ही आ जाते हैं, कोल इंडिया के बिजनेस मॉडल को हम समझते हैं। कोल इंडिया का बिजनेस मॉडल बहुत ही सिंपल है। कोल इंडिया की मेजरली 7 सब्सिडरीज हैं, सारी ही कोल प्रोडक्शन का काम करती हैं, अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन में सिचुएटेड है। हर जियोग्राफी की एक अपनी एडवांटेज है, अपनी डिसएडवांटेज है, अपनी प्रॉब्लम्स है, अपने बेनिफिट्स हैं, और अलग अलग तरह का ग्रेड हर एक जियोग्राफी से यहाँ से निकालती हैं। ठीक है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल बिजनेस मॉडल है कोल इंडिया का। तो कोल इंडिया का जो ग्रोथ ड्राइवर है इनके बिजनेस मॉडल में, इनका बिजनेस मॉडल दो चीजों पे मेनली डिपेंड करता है, कोल की प्रोडक्शन पे और कोल की प्राइसिंग पे। एकदम कट शॉर्ट। अब जो कोल की प्राइसिंग है वो भी अगेन दो तरह की कोल की प्राइसिंग होती है कोल इंडिया की, ई ऑक्शन के थ्रू और एफएसए के थ्रू। 80% ऑफ द कोल इंडिया का जो कोल है वो एफएसए के थ्रू होता है। एफएसए मतलब फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट। फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट यानी कि जो थर्मल पावर प्लांट्स जो हमारे इंडिया में हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, 80% कोल वहां पे जाता है। और ये एफएसए मतलब कि गवर्नमेंट ने एक फॉर्मूला फिक्स करके रखा हुआ है, उस हिसाब से कैलकुलेट होता है, यानी कि इसकी प्राइसिंग कोल इंडिया के हाथ में नहीं है। गवर्नमेंट ने इसलिए कर रखा है बिकॉज अगर सपोज कोल इंडिया अपनी मनमर्जी के प्राइस करेगा तो आगे इलेक्ट्रिसिटी महंगी होगी, तो हमारे जो नॉर्मल जो इंडियन कंज्यूमर है उसको इलेक्ट्रिसिटी रीजनेबल रेट्स पे मिले। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये एक एफएसए फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट लगा रखा है, जिससे इनकी एटलीस्ट कॉस्ट रिकवर हो जाए और थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी बन जाए। ई ऑक्शन होता है अदर देन जो आपके पावर हो गए, फॉर एग्जांपल सीमेंट सेक्टर हो गया, स्टील सेक्टर हो गया, इनको भी कोल की नीड होती है। तो बट इनको जो कोल की रिक्वायरमेंट होती है वो काफ़ी हाई ग्रेड कोल की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम कोकिंग कोल कहते हैं। और कोल इंडिया हाई ग्रेड कोल ज़्यादा प्रोड्यूस करता नहीं है, तो इसलिए ये कंपनीज जो स्टील सेक्टर हो गया, सीमेंट सेक्टर हो गया, जिनको हाई ग्रेड कोल की रिक्वायरमेंट होती है, वो मेजरली इंपोर्ट कराते हैं और थोड़ा सा कोल इंडिया से भी बाय करते हैं। ई ऑक्शन में अगेन नॉर्मली बिड करती हैं कंपनी, जिसको सबसे ज़्यादा प्राइस पे जो बिड करता है उसे मिल जाता है। तो एफएसए का जो प्राइस है उससे 50 to 60% जनरली प्रीमियम पे बिकता है ई ऑक्शन में हमारा कोल इंडिया का कोल। तो 20% मोटा मोटा ई ऑक्शन के थ्रू जाता है, 80% एफएसए के थ्रू जाता है। अभी जो रिसेंट ट्रेंड कोल इंडिया में चल रहा है, ये दोनों ही अभी डिक्लाइनिंग स्टेज पे हैं। जैसे मैंने आपको बताया सिक्लिकलिटी का एलिमेंट होता है, आप एक टाइम पे कुछ ज़्यादा ही प्रोडक्शन कर देते हो कि आपकी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है डिमांड से। वहीं अगर आप प्रोडक्शन में भी देखोगे तो पिछले एक साल में कोल इंडिया 10% के रेट से अपनी प्रोडक्शन बढ़ा रही थी। अगेन अब ओवर सप्लाई की सिचुएशन हो गई है और अब कोल इंडिया ने अपने प्रोडक्शन के टारगेट्स बहुत रिड्यूस कर दिए, 1.5% पे आ गए हैं। इसीलिए क्योंकि आपकी रियलाइजेशन कम हो रही है, आपके अब ग्रोथ के टारगेट्स कम हो गए हैं, इसीलिए आप देखोगे प्राइस टू बुक रेशो बहुत ज्यादा नीचे आ गया, आपका प्राइस अर्निंग रेशो बहुत ज्यादा नीचे आ गया है। तो अगर अब आपको कोल इंडिया में पैसा बनाना है तो आपका डिविडेंड यील्ड तो आपका बन जाएगा 5-6%, बट आपका पीई एक्सपेंशन क्या यहाँ पे हो सकता है, नहीं हो सकता, उसको डिस्कस करते हैं।
तो अगेन डिविडेंड यील्ड हमने देखा 6.78% है, एंड जो PSU स्टॉक्स होती है वो 30% उनको मैंडेटेड है। तो यानी कि 55 रुपए का अगर 30% में मान लूँ तो आपका ये आ जाएगा 17 रुपए के आसपास आ जाएगा। तो 17 रुपए तो आपको अगले साल डिविडेंड मिल ही जाएगा। हालांकि कोल इंडिया जो है वो 40% 50% भी कर सकती है, ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। 17 यानी कि 17 डिवाइडेड बाय 379, तो आपका यानी कि लगभग 5% जो है वो तो कोल इंडिया में फिक्स्ड है। बाकी आपका पीई एक्सपेंशन होना चाहिए, यानी कि ये 6.76 का पीई एक्सपैंड होना चाहिए। द बेस्ट पार्ट इज हम अभी जब कोल इंडिया में हैं तो हम एकदम पेसिमिस्टिक साइड पे हैं। हमारा प्राइस अर्निंग रेशियो आप कोल इंडिया का हिस्टोरिकल देखोगे तो सबसे एकदम लो वैल्यूएशन पे है, प्राइस टू बुक सबसे लो वैल्यूएशन पे है। आप जब लो साइड पे होते हो ना, जब पेसिमिस्टिक साइड, तब आपका पी एक्सपेंशन का स्कोप सबसे ज्यादा होता है। कंट्रेरी जब फॉर एग्जांपल अगर जोमेटो तो चलो ठीक है, स्टार्टअप के केस में हम पी ज़्यादा देखते नहीं, आप एवेन्यू सुपरमार्ट्स देख लो, आप हैप्पीएस्ट माइंड्स देख लो, जब आप टाटा एलेक्सी देख लो, एक टाइम पे जब आप हाई पी पे इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास पी एक्सपेंशन का स्कोप नहीं होता। तो जब भी हम स्टॉक में इन्वेस्ट करें, कुछ कुछ स्टॉक्स होते हैं जो डिविडेंड यील्ड नहीं देते बट उनका पीई एक्सपैंड कर जाता है। तो क्या अब हमारा क्वेश्चन आता है कि क्या कोल इंडिया में पीई एक्सपेंशन का स्कोप है? तो उसको डिस्कस करने से पहले एक बार कोल इंडिया के कुछ नंबर्स देख लेते हैं। पीई एक्सपेंशन का स्कोप सिंपल है। पी कब एक्सपैंड होगा? पीई एक्सपैंड तब होगा जब ये 1.5% का जो एस्टिमेट है कि जब कोल इंडिया की खुद की मैनेजमेंट ने कहा है कि हम 1.5% से ग्रो करेंगे, जो पहले एक टाइम पे 10% से ग्रो कर रहे थे, जब उनकी मैनेजमेंट थोड़ा सा इसे 4 या से 5% के ग्रोथ एस्टिमेट आए और जब ये रियलाइजेशन इंप्रूव होने लग जाए। सिंपल सी बात है, अगर इन दो वेरिएबल्स पे चेंज आएगा तो ही पीई एक्सपेंशन का चांस है। तो हम अब देखते हैं कोल इंडिया को एक बार नंबर्स पे कि इनमें आएगा या नहीं आएगा, और एक बार कंक्लूड भी करेंगे। तो कोल इंडिया को सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमारा कोल इंडिया 80% थर्मल पावर प्लांट्स को देता है, और थर्मल पावर प्लांट्स अभी आज के टाइम पे 45% ऑफ इंडिया की टोटल कैपेसिटी है। हम रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हमारा फोकस है, बट हम जितना भी कह दें, रीन्यूएबल एनर्जी के अपने डिसएडवांटेजेस हैं। फॉर एग्जांपल बहुत ही इंटरमिटेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। फॉर एग्जांपल मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी है, कभी धूप है कभी नहीं है, विंड एनर्जी है, कभी हवा चल रही है नहीं चल रही है। तो उन फैक्टर्स पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। अभी भी हम थर्मल स्पेस पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। 45% अगेन थर्मल पावर पे है। थर्मल पावर का शेयर अगर हम देखें टोटल पावर जनरेशन पे तो 75% के आसपास है। एक्चुअली एक ना और भी कॉन्सेप्ट होता है प्लांट लोड फैक्टर का। जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है कंपेयर टू आपके सोलर पावर और विंड के। तो इसीलिए आप देखेंगे अभी भी थर्मल पावर का 75% है कंट्रीब्यूशन। कोल इंडिया जो हमारा ओवरऑल इंडिया की कोल का प्रोडक्शन है उसमें कोल इंडिया का 75% कंट्रीब्यूशन है। एक बार बस मैं थोड़े से और नंबर के थ्रू गो थ्रू करा देता हूँ और फिर एक बार हम कंक्लूड करेंगे। अगेन अब पावर जनरेशन है। सी कोल इंडिया की ग्रोथ, अगर मैं सीधा सीधा बहुत ही लंबी कहानी ना करूं तो सी कोल इंडिया की ग्रोथ टारगेट्स तब बढ़ेंगे जब पावर बढ़ेगी। पावर हमने ये देखा हुआ है जब भी इकोनॉमी में जीडीपी की ग्रोथ होती है, फॉर एग्जांपल अभी हम 5-6% से बढ़ रहे हैं, तो पावर भी उस रेट से बढ़ती है, ये देखा गया है। अभी अगर आप यूएस में भी देखोगे तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो काफ़ी ज़्यादा डेटा सेंटर और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट है, तो वो भी यूएस में जो पुराने कोल प्लांट्स हैं उनको रिवाइव करते हैं। उनको रीन्यूएबल एनर्जी से कोई फ़र्क नहीं है। वो शायद से पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट भी उनके लिए कोई मैटर नहीं करता है, वो से भी विदड्रॉ कर लेंगे। बट उनका मेन फोकस है कि हमें एनर्जी चाहिए। और आई एग्री कि जो आपका जो रीन्यूएबल नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज हैं, कोल हो गया, ये डर्टी सोर्सेज हैं, मतलब इन्हें डर्टी कोल या डर्टी फ्यूल भी कहा जाता है। बट द प्रॉब्लम इज विद रीन्यूएबल इज कि वो एफिशिएंट नहीं है इतने ज़्यादा। जो मैंने आपको बताया कि रीन्यूएबल एनर्जी के अपने ज़्यादा चैलेंजेस हैं, उनके अपने क्लाइमेटिक चैलेंजेस हैं। आज भी हम थर्मल सोर्सेज पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, और जैसे जैसे हमारी पावर जनरेशन की डिमांड बढ़ेगी, ऑफकोर्स 6-7% से ये ज़रूर बढ़ती रहेगी। अभी क्योंकि एक सिचुएशन ऐसी आ गई है कि पिछले कुछ टाइम से कोल इंडिया बहुत ज़्यादा रेट से ग्रो कर रहा था। जैसे मैंने आपको एक स्टील केस में बताया था कि हमारी सप्लाई बहुत जल्दी बढ़ जाती है डिमांड से, तो वो वाली सिचुएशन में अभी हम हैं कि हमारी सप्लाई को मैच करने के लिए थोड़ा सा ग्रोथ टारगेट और रियलाइजेशन कम हो रहे हैं। बट ये रिवर्स होंगे बिकॉज पावर की डिमांड रहेगी, एंड रिन्यूएबल स्पेस पे हम अभी उस लेवल पे नहीं है कि हम पूरी तरह से कोल को रिप्लेस कर दें। और हम देखें कैपेक्स में भी कोल इंडिया
स्पेंड कर रहा है तो कैपेक्स भी, कैपेक्स मतलब अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, और जब हमारी एक टाइम पे हमारी जब सप्लाई साइड इम्प्रूव होगी जैसा कि अभी हम हैं और ग्रोथ टारगेट एस्टिमेट रिवाइज होंगे, तब ये कैपेक्स भी हमारा अच्छी तरीके से यूटिलाइज हो पाएगा। सो हमने जो इतनी सारी कहानी करी, इतना सारा किया, डिविडेंड यील्ड तो हमें समझ आ रहा है कि 6-7% बन रहा है। मेन हमारा है कि क्या पीई एक्सपेंशन हमारा बन सकता है। पीई एक्सपेंशन बनने के लिए कि हाँ हमारी डिमांड इंप्रूव हो, कोल इंडिया कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स भी में भी एंटर कर रहा है, रियलाइजेशन मतलब रेट इंप्रूव हो, तो ये सब फैक्टर हैं जिनसे पीई एक्सपेंशन हमारा इंप्रूव हो सकता है। एंड द मेन पार्ट इज कि जिसपे अभी पराग पारिक फंड भी बेट ले रहा है, क्या आप भी अगर कोई बेट लेने का सोच रहा है तो वो मेजरली इस पे है कि पी एक्सपैंड करेगा, बिकॉज अभी हम एकदम ऑल टाइम लो वैल्यूएशंस पे हैं, एकदम ऑल टाइम लो एस्टिमेट्स पे हैं। मार्केट ने 1 से 2% का ग्रोथ एस्टिमेट के बेसिस पे इसको मार्केट वैल्यू कर रहा है 6 का पीई, बट ये ग्रोथ एस्टिमेट्स तब है जब हमारी सप्लाई साइड काफी ज्यादा हो गई है, बट ये सप्लाई साइड इंप्रूव होगी ऐसा मार्केट में एक्सपेक्टेशंस है। तो इस हिसाब से एक बार हम रिस्क भी डिस्कस कर लेते हैं कोल इंडिया में। तो कोल इंडिया में हालांकि हमने कहा कि पीई एक्सपेंशन का स्कोप, वैसे अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं पीई एक्सपेंशन का स्कोप तो है, बट ये आएगा कब ये नहीं पता, बिकॉज ये साइकिल काफ़ी लंबा टाइम ले लेती है रिवर्स करने में। कुछ प्राइवेट माइंस भी आ रही हैं जिससे कोल इंडिया का शेयर्स थोड़ा बहुत कम हो रहा है, गवर्नमेंट का रीन्यूएबल्स पे टारगेट है, पीएसयू की अपनी इनएफिशिएंसीज होती हैं, तो ये एक रिस्क है। बट आपको देखना है कि आप पीई एक्सपेंशन पे आप कितना बेट ले सकते हो। क्या हम लीप ऑफ फेथ ले सकते हैं कोल इंडिया पे? लीप ऑफ फेथ मतलब कि हम पीई एक्सपेंशन का जो गेम है उस पे हम कितने कॉन्फिडेंट होके बेट ले सकते हैं। एंड जो मेरे को अट्रैक्टिव पार्ट लगती है ना, मेरे को अट्रैक्टिव पार्ट ये लगता है कि हम ऑल टाइम पहले हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत ज़्यादा है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारे पास इसलिए ज़्यादा है कि क्योंकि हम ऑलरेडी जो पीई एक्सपेंशन फॉर एग्जांपल इतना स्कोप है, हम ऑलरेडी एकदम लोएस्ट एस्टिमेट्स पे बैठे हैं। हम 1% से ज़्यादा का 1% का ग्रोथ जब एस्टिमेट है, अगर ये हल्का सा भी एस्टिमेट बढ़ता है तो आपका पीई ऑटोमेटिकली एक्सपैंड हो जाएगा 7, 8, 9 पे, तो वहां से हमें बेनिफिट मिलेगा। बट ये अगेन जो मैंने आपको रिस्क का बोला कि ये साइकिल लंबा टाइम लेती है रिवर्स होने में, तो ये 3 से 4 साल का पीरियड भी लग सकता है। सो अगेन द बेस्ट कट्स, अगर मैं थोड़े पूरा जितना भी हमने डिस्कस किया उसको अगर मैं शॉर्ट में करूं, तो ये स्टॉक करंट के टाइम पे डिविडेंड यील्ड आपको 6% दे रही है। नेक्स्ट 6% आपको जो प्राइस से कमाना है तो उसके लिए आपका पीई एक्सपैंड होना चाहिए। पीई एक्सपैंड होने के लिए एटलीस्ट सबसे पहले पीई एक्सपैंड होने के लिए पीई मतलब बहुत ही लो वैल्यूएशन पे होना चाहिए। अगर किसी का स्टॉक का पीई 100 है या 300 है, फॉर एग्जांपल आप कल्याण ज्वेलर्स भी देख लो, एक टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई पीई था, तो अगर हाई पीई होगा तो वो कहाँ से एक्सपैंड होगा? वो पीई कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर पीई कम है तो ही वो एक्सपेंशन के चांसेस हैं। तो सेम कोल इंडिया के केस में पीई अभी काफ़ी कम है, अगेन बिकॉज मैंने आपको बताया कि रियलाइजेशंस कम आ रही हैं, आपकी प्रोडक्शन कम आ रही है। मेरे को लगता है कि शायद से मैं काफ़ी देर से बात रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर लिख सकते हैं अपनी क्वेरी, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। सो ये थी कोल इंडिया पे स्टोरी, कट स्टोरी शॉर्ट, डिविडेंड यील्ड और पीई एक्सपेंशन की स्टोरी है। पीई एक्सपेंशन पे अगर आप बेट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो इस वीडियो को आई थिंक मुझे यहीं पे ही कंक्लूड कर देना चाहिए। आपसे मिलता हूं मैं अगली वीडियो पे। अगली वीडियो में आई एम थिंकिंग हम कैम्स को डिस्कस करें। कैम्स भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे आ गया है, तो ठीक है, आपसे मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।